आईसीएससी क्लास 10th के धुरंधरों, खूब बढ़िया नोट्स और रेगुलर स्टडी आपको दिलाएगा 100% और आपके बेस को करेगा इतना मजबूत कि आप आराम से 11th-12th में मैथ्स लेकर पढ़ सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो मैथ आपको लेना पड़ेगा। अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो क्या आपकी मैथ कमज़ोर होनी चाहिए? तो आप मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेंगे? नहीं। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तभी आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। तो अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या आप जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग लाइन में, या आप आगे चल के आईसीएससी बोर्ड वाले बहुत सारे बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, लेकिन कॉमर्स में भी वो मैथ पढ़ते हैं। केवल आईसीएससी बोर्ड वालों को ये सुविधा होती है कि जब वो कॉमर्शियल मैथ्स लेते हैं तो बिल्कुल उनको वही मैथ पढ़ाई जाती है 80 मार्क्स का जो साइंस साइड वाले पढ़ते हैं। केवल 20 मार्क्स जो अलग से होता है ना 100 में, वो कॉमर्स वालों का और साइंस साइड वालों का अलग अलग हो जाता है। और बिल्कुल यही सिलेबस जो वो 11-12 में पढ़ते हैं वही सीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी सिलेबस होता है। इसलिए आप अपने मैथ को स्ट्रांग कीजिए, बहुत सारे रास्ते तब आपके लिए खुलने वाले हैं। और मैथ को स्ट्रांग करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा बलून से। बलून मैथ्स वर्ड 2 आईसीएससी बोर्ड वालों के लिए है और बलून मैथ्स वर्ड 1 सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, जिसमें 9, 10, 11, 12 एकेडमिक लेवल की पढ़ाई कराई जाएगी। और बलून मैथ्स वर्ड 3 एयरफोर्स की तैयारी के लिए है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड सीबीएसई बोर्ड में है तो उसको 1 के बारे में बताएं, BMW 1 और BMW 2 है आईसीएससी बोर्ड वालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी हम लोग जान गए थे। जीएसटी का इंट्रोडक्शन लेने के बाद और 2 एग्जाम्पल एम आर अग्रवाल की बुक से लगाने के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तो देखा जाए तीसरा एग्जाम्पल क्या है। अ मैन्युफैक्चरर बाई रॉ मटेरियल। एक मैन्युफैक्चरर बनाना चाहता है कुछ सामान और सामान बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कोई कारपेंटर पहले लकड़ी खरीदता है, प्लाई खरीदता है, उसके बाद फेविकोल खरीदता है, छोटे छोटे कील खरीदता है और तब उसके बाद एक फर्नीचर बनाता है। उसी तरह से तो वो सारे रॉ मटेरियल हो गए। तो जब रॉ मटेरियल वो खरीदने जा रहा है तो 4000 का खरीदेगा और इस 4000 जो रॉ मटेरियल है उस पर जीएसटी थोड़ा कम है। अभी सामान बना नहीं, अभी से टैक्स देना शुरू, तो बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 5% जीएसटी देना पड़ेगा रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। लेकिन जब वो इन रॉ मटेरियल से जिस पर उसका लगा है 4000, जब बना लेगा अपना सामान और उस सामान को सेल करेगा तो वो 30% की लेने वाला है प्रॉफिट। इतना मेहनत किया है, सामान खरीद के लाया है, जीएसटी दिया है। खैर जीएसटी तो वो कस्टमर से लेके वापस दे पा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसने मेहनत की है, और मेहनत किस लिए की है, इनकम के लिए, तो 30% प्रॉफिट पर वो सामान को सेल कर देता है। लेकिन जब वो सामान को सेल करता है तो वो सामान अब मैन्युफैक्चर्ड हो गया है तो उसको 12% जीएसटी लेना है जिसको भी वो सामान बेचेगा उससे। तो पूछ रहा है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर की टैक्स लाइबिलिटी क्या है? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो जब वो मैन्युफैक्चरर जो है वो जो सामान खरीद के लाया है उसका कॉस्ट उसको पड़ा है 4000 और उसने इस 4000 का 5% दिया है जीएसटी। तो ये उसकी जो वो दे रहा है, कस्टमर से ले नहीं रहा है, अपनी जेब से दे रहा है, तो वो होगी इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी उसको देना है 4000 का सिर्फ 5%। तो 4000 का 5% अगर निकाला जाए 5 से इंटू 5 से डिवाइड तो ये आएगा ₹200। ये 200 वो अपने कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं करेगा। दिया तो है अपनी जेब से 200 रुपये और, लेकिन फ्यूचर में ये 200 रुपये उसको मिल जाना है तो इसको वो अपने कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं करेगा। 4000 ही कॉस्ट प्राइस रहेगी और जीएसटी दे दिया 200 दिया है, वेट करेगा, फिर उसके बाद वापस मिलेगा उसको प्रॉफिट परसेंट।
प्रॉफिट परसेंट अगर आप नोट करते हैं तो है 30%। और ये बात आप क्लास 8 से 7 से ही जानते होंगे कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस, अब हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस कि वो कितने में सेल कर रहा है। ये सब काम किसके लिए हो रहा है? मैन्युफैक्चरर के लिए। सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं प्रॉफिट को, और प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस हम 4,000 ही रखेंगे, 200 उसमें ऐड नहीं करेंगे, टैक्स ऐड नहीं होता है इसमें। और 4,000 का हमको फाइंड करना होगा 30%। 30% यानी 30 से इंटू 30 और 100 से डिवाइड, तो 4 3 जा 12। इस 4,000 में 1,200 और ऐड हो जाएगा 1,200। तो जब 1,200 ऐड करेंगे तो ये इसकी प्राइस हो जाएगी 5,200। तो एसपी हो गया 5,200। अब इस पर जीएसटी है, कितना परसेंट था याद है आप लोगों को? इस पर जीएसटी 12% था। तो अब वो जब ये सामान इतने में बेचेगा कस्टमर से, तो कस्टमर से कहेगा कि आप हमको 12% जीएसटी दीजिए। तो वो जीएसटी क्या होगी? आउटपुट जीएसटी होगी। तो आउटपुट जीएसटी आप लोग निकाल लीजिए। आउटपुट जीएसटी होगी इस 5,200 का 12%, इसका 12%। तो 12 से इंटू और 100 से डिवाइड, ऐसे ही निकलता है परसेंट। 12 2 जा 24 को 4 2 बचा, और 12 5 जा 60, 60 और 2 62, यानी कि 624 वो पैसा ले लेगा। किससे ले लेगा? कस्टमर को, जिसके पास सामान बेचेगा, या डीलर को बेच रहा है तो डीलर से ले लेगा। 624 वो ले लेगा, ये उसकी आउटपुट जीएसटी होगी। और अब वो क्या करेगा? अपने जो 200 रुपीज़ वो दिया था पहले, जिससे रॉ मटेरियल खरीदा था, अपना 200 रुपये इसमें से निकाल लेना है उसको। तो यही उसकी टैक्स लाइबिलिटी होगी। मतलब उसकी क्या लाइबिलिटी है? गवर्नमेंट के पास उसको कितना टैक्स पहुंचाना है। ये 200 टैक्स वो गवर्नमेंट को नहीं दिया है, ये वो उसको दे दिया है जिससे वो सामान खरीदा है, वो जाके गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगा, मैन्युफैक्चरर नहीं। तो मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी कितने की है? 624 माइनस 200। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए उसकी टैक्स लाइबिलिटी होगी, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर दिया जाएगा। तो आउटपुट जीएसटी है 624 और इनपुट जीएसटी था 200। इसमें से माइनस करने के बाद बचने वाला है 424। तो 424 की लाइबिलिटी बनती है, 424 वो देगा। अब सारे क्वेश्चन को, सारे सॉल्यूशन को आप एक बार और देख लें। ये देखिए क्या है। मैन्युफैक्चरर गया रॉ मटेरियल खरीदने, 4,000 का खरीद लाया, जिस पर 5% जीएसटी है। तो 5% उसका जब निकाला गया तो आया 200। अब जब वो सामान बना लिया तो 30% प्रॉफिट में सेल करेगा। प्रॉफिट हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना होगा? 4,000 का 30%, यानी कि 1,200। इस तरह से प्राइस हो गई 5,200। अब वो जिसको ये सामान सेल कर रहा है, कस्टमर से कहेगा कि आप हमको इसका 12% दे दीजिए, क्योंकि जीएसटी 12% है, मैन्युफैक्चर सामान पे 12% है, रॉ मटेरियल पे था 5%। तो जब 5,200 का 12% निकाला गया था आया 624। इस 624 आउटपुट जीएसटी में से जब 200 इनपुट जीएसटी को माइनस कर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है मैन्युफैक्चरर को। अब आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ा जाए पहले। द मार्ट प्राइज ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो मार्ट प्राइज है वो है 3,500। 3,500। तो मार्ट प्राइज को पहले नोट कर लिया जाए। मार्ट प्राइज हो गया मार्क्ड प्राइज या प्रिंटेड प्राइज, ये है 3,500। चलिए नोट कर लिए। A dealer in Delhi sell the article to a consumer in the same city, उसी शहर में बेचा, यानी कि ये है इंट्रा स्टेट
सेलिंग हो रही है, ये इंट्रा स्टेट है, यानी इसमें IGST नहीं दिया जाएगा, CGST और SGST दिया जाएगा। तो सेम सिटी में बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 10% की प्रॉफिट पे उसको सेल कर दिया। अब मार्ट प्राइस इतना था, 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया। फाइंड IGST, CGST, SGST पेड बाई द डीलर। तो पहला पूछा है कि उसको कितना जो है IGST, CGST और SGST देना पड़ेगा। अब देखिए किसको देना पड़ेगा, डीलर को। तो डीलर ने जो है वो सामान कितने में खरीदा ये नहीं दिया हुआ है, बस मार्ट प्राइस दिया हुआ है आर्टिकल का। तो आप ये सोच रहे होंगे कि तब वो 10% प्रॉफिट पे कैसे सेल करेगा, अगर 3500 उसका मार्ट प्राइस है, ये नहीं दिया डीलर कितने में खरीदा, 3000 में खरीदा कि 2500 में खरीदा, इसका कोई भी जिक्र क्वेश्चन में नहीं है। तो यानी वो 3500 में ही खरीदा। अब उसको 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, यानी अगर डीलर के लिए आप देखें, मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं, डीलर के लिए अगर आप देखें तो उसको ये सामान कितने में पड़ा, कॉस्ट प्राइस उसका था 3500 और वो 10% प्रॉफिट पे इसको सेल किया है। तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो 3500 में 3500 का कितना परसेंट ऐड कर देना है, 10%, क्योंकि प्रॉफिट कितना वो ले रहा है, 10%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सामान पे 3500 लिखा है तो वो 10% प्रॉफिट कैसे लेगा। अगर वो 10% प्रॉफिट लेना चाहेगा, सामान पे लिखा है 3500, तो कस्टमर जो है उसका बाल नहीं नोचेगा कि जब हम लिखा है कि 3500 का सामान है तो आप उसको 4050 में कैसे बेचेंगे। कितना ही आ रहा है 10%, 350। तो 350 अगर इसमें ऐड किया जाए, ओ ये तो एडिशन गलत हो गया, 350 ऐड करना है ना। देखिए ये एडिशन आ रहा है 3850। हाँ, तो आप ये सोच रहे होंगे कि जब सामान पे 3500 ही लिखा है तो वो 3850 में बेचेगा तो खरीदेगा कौन। सामान पर जितना दाम लिखा उससे ज़्यादा पर उसको कौन खरीदेगा। तो उसके बहुत तरीके होते हैं, उस पर एक पेज चिपका देते हैं लोग, छोटा सा कागज़, और उस पर लिख दें 5000। कौन जान रहा है कि नीचे उसके क्या है 3500, उस पर लिख दें 5000। अब 5000 लिखने के बाद 3850 में बेचेंगे, कहेंगे वाह हम तो 1150 का छूट दे रहे हैं। या उस पर काला पेंट लगा देंगे और दूसरे जगह मार्क कर देंगे कि ये 4000 का है तो 5000 का है, कितना भी मार्क कर सकते हैं। अब आप ये सोच कहेंगे ये गलत बात है। गलत बात कैसे है भाई, मार्ट प्राइस उस पर लिखा है 3500। अब जो डीलर है वो गया और जो बेच रहा है उसने प्राइस कम किया ही नहीं, कह रहा 3500 लिखा है इतना ही ले जाओ, अब जैसे बेचो तुम्हारी मर्जी। तो आखिर वो 3500 में सामान खरीद के लाएगा, अपना किराया भाड़ा खर्च करेगा, टाइम खर्च करेगा, एक दुकान लिया होगा उन सामानों को रखने के लिए, तो वो प्रॉफिट नहीं लेगा। तो वो 3500 में ही जब उसको मिला है, मार्ट प्राइस पर ही उसको मिला है, तो वो किसी तरह उस पर पेपर पेस्ट करके उस पर कोई और दाम लिख देगा, 3850 में देगा। बहुत ज़्यादा थोड़ी ना प्रॉफिट ले रहा है, अरे 350 रुपये प्रॉफिट ले रहा है। आप जाते उस सामान को खरीदने तो आपका 400 रुपया किराया लग जाता, तब लेके आते। इससे अच्छा 350 रुपया उसको कमाने दीजिए। आपका 350 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सामान जो है आपको नज़दीक में ही मिल जा रहा है, उतना दूर नहीं जाना पड़ता। कहाँ से उला रहा है, दिल्ली छोटा है, बहुत बड़ा है दिल्ली। तो हाँ, तो ये सब बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये सब गलत काम हो रहा है, सब काम सही है, सबको कमाने का हक है। तो 3850 इतने में वो सामान सेल करेगा और क्या करेगा, 12% GST है। तो जब वो सेल करेगा तो 12% का आधा आधा यानी 6% दे देगा CGST और 6% दे देगा SGST, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो CGST वो कितना देगा, CGST वो देगा इस 3850 का 3850 का 6%।
6 इंटू और 100 से डिवाइड, तो एक ही जीरो कट पा रहा है। पहले 6 5 जा 30 को जीरो 3 बचा, और 6 8 जा 48 49 50 51 51 को 1 5 बचा, और 6 3 जा 18 और 5 23। अब एक जीरो और जो बचा था वो भी कैंसिल हो गया, यानी कि 231 वो क्या दे देगा, CGST, और इतना ही वो दे देगा SGST। SGST दोबारा कैलकुलेट करना हो तो करिए, और नहीं तो 231 ही लिख दीजिए यहीं से देख के। अब देखिए SGST उसको देना पड़ा 231, और इंट्रा स्टेट होने के कारण उसको IGST देना ही नहीं है। तो जो पहला वाला आपका क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन है, अब उसके आंसर को अगर आप लिखना चाहें तो देखिए क्या करना पड़ेगा, IGST, ये पहले पार्ट का हम लोग आंसर लिख रहे हैं, IGST उसको देना पड़ेगा 0, या यहाँ पर लिख दीजिए नील, कोई IGST नहीं देनी है क्योंकि इंट्रा स्टेट है। और दूसरा उसको CGST देना है, CGST उसको देना है 231, ये 2 है, और उसको SGST भी देना है, हमेशा ये बराबर ही रहता है 231। तो ये पहले वाले के तीनों पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड वाला क्या है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो अब देखिए सेकंड, कंज्यूमर जब उसको खरीदने गया तो कंज्यूमर उसको खरीदा है 3850 में, और उसको 231 CGST और 231 ही SGST देना पड़ा है, 231 ही SGST देना पड़ा है। तो इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो ये हो गया 2, और 11 को 1 1 बचा, 8 2 10 और 3 13 को 3 1 बचा, 4312 रुपीज 4312 टोटल देना पड़ेगा कंज्यूमर को उस सामान को खरीदने के लिए। अब इसको पूरा आप जरा एक साथ देख लीजिए। देखिए कहानी ये था कि मैन्युफैक्चरर, अरे मार्केट प्राइस, मैन्युफैक्चरर नहीं, मार्केट प्राइस किसी आर्टिकल का है 3500। एक डीलर है दिल्ली का, वो इसको सेल कर रहा है कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पे। तो ये अब नहीं दिया है कि वो कितने में ख़रीदा, तो ये जो मार्केट प्राइस है उतने में ही वो ख़रीदा, ये आपको अपनी तरफ से ले लेना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है डीलर के लिए, 3500। उसके बाद वो 10% प्रॉफिट पे सेल करेगा, तो 10% इसका निकलेगा 350, ऐड कर देंगे तो 3850। अब इसका 6% उसको देना होगा CGST, क्योंकि GST 12% है, तो 6% देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसका 6% दो बार निकाल लेंगे। अब पूछा है कि उसको कितना IGST देना पड़ेगा, तो चूंकि इंट्रा स्टेट है इसलिए IGST नहीं देना पड़ेगा, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल होगा तब दिया जाएगा, इंटर स्टेट होगा सेल तब दिया जाएगा, तो IGST नील। फिर उसके बाद CGST 231, SGST 231, और कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 3850 उसका दाम है कंज्यूमर के लिए, और 231 उसको दो बार टैक्स देना पड़ेगा। ये सब आप लोग खरीदते होंगे सामान तो CGST SGST लिखो के सब जोड़ा रहता होगा। तो 4312 इज द आंसर, 4312 उसको टोटल रुपीज़ देना है फॉर द आर्टिकल। एग्जाम्पल नंबर 5 पे हम लोग पहुंच गए हैं, और एग्जाम्पल नंबर 5 है मैन्युफैक्चरर ए। एक मैन्युफैक्चरर है, उसका नाम है कैपिटल A, सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर B, और B है डीलर, डीलर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है B से। तो मैन्युफैक्चरर ने डीलर के पास एक वॉशिंग मशीन सेल किया, और वॉशिंग मशीन है 12,500 का। द डीलर B सेल इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500 के प्रॉफिट पे इसने सेल कर दिया। और ये जो है ये इंट्रा स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट में, जिस स्टेट में सामान बना है उसी स्टेट में उसको सेल किया जा रहा है, यानी IGST नहीं लगेगा, CGST और SGST लगेगा। तो अब GST कितना है, 12%, GST है 12%। तो अब देखिए इसको हम लोग, यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर है मैन्युफैक्चरर, डीलर और फिर कस्टमर, कंज्यूमर। 3 लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, डीलर और
कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर जो है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए से, ए ही लिखना है क्या, ए से समझ जाइएगा। ए जो है वो जब इस सामान को, वॉशिंग मशीन को डीलर बी को सेल किया तो वो 12,500 में सेल किया। अब वो जो ए है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा, जितने में वो सेल कर रहा है उसका 12% जीएसटी भी लेगा, 12% जीएसटी भी लेगा। तो वो सीजीएसटी कितना देगा गवर्नमेंट को, सीजीएसटी वो इस 12,500 का 6%, 12 का हाफ 6%, यानी कि 6 5 जा 30 को 0 3 बचा, और 12 6 जा 72 और 3 78 रुपीज 780 दे देगा सीजीएसटी, और इतना ही एसजीएसटी, इतना ही एसजीएसटी। ये कौन दे रहा है, ए दे रहा है गवर्नमेंट को, 780 दे देगा। ये जो बी है, डीलर बी जो है, वो क्या किया, उसने कितना कॉस्ट प्राइस पे सामान को खरीदा, उसने खरीदा 12,500 में, और उसने टोटल जीएसटी कितना दिया, ये उसकी कहलाएगी इनपुट जीएसटी, जितना वो दिया। तो ये जो जीएसटी है 780 आखिर वो दे कौन रहा है, वो यही दे रहा है। 780 का मतलब हो गया 16 को 6 1 बचा, 1560 ये दे रहा है। और तो ये देखिए 1560 रुपये वो जीएसटी दिया है अपनी जेब से, इसको बाद में वो कंज्यूमर से ले लेगा। तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए है 12,500, जीएसटी ये अलग हो गया, ये इसमें ऐड नहीं होगा। अब वो क्वेश्चन में दिया है कि 1500 प्रॉफिट लेकर इस सामान को सेल कर रहा है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वो 1500 प्रॉफिट लेकर इस सामान को सेल कर रहा है। तो वो खुद खरीदा था 12,500 में, 1500 उसको प्रॉफिट लेना है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितने में वो सेल करेगा, जितने में खरीदा था प्लस प्रॉफिट, यानी कि 1500 इसमें ऐड कर देंगे तो आएगा 14,000। वो कस्टमर को 14,000 में जब सेल करेगा तो कस्टमर से कहेगा कि आप हमको सीजीएसटी दीजिए इसका 6% और एसजीएसटी दीजिए इसका 6%। तो जब इसका 6% निकाला जाएगा तो कस्टमर उसको कितना देगा, 840 सीजीएसटी, लेकिन वो अपना 780 इसमें से माइनस कर लेगा जो अपने जेब से दिया था सीजीएसटी। 60 रुपये और बच रहे हैं, तो ये 60 रुपीज़ वो गवर्नमेंट के पास पहुंचा देगा। अब एसजीएसटी भी इसी तरह से होगा, 840 लेगा कस्टमर से, इसका 6%, कस्टमर से कहेगा आप 14,000 का सामान खरीद रहे हैं तो 6% एसजीएसटी दीजिए और 6% सीजीएसटी। तो वो 840 पाएगा कस्टमर से, उसमें से अपना 780 रख लेगा, और जो बाकी पैसा बचेगा वो कस्टमर को दे देगा, वो गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। तो 60 रुपये ये जमा करेगा गवर्नमेंट के पास, और 60 रुपये ये गवर्नमेंट के पास पहले मिला था, ये 780 दो बार, और उसके बाद गवर्नमेंट को ये 60 मिला है। लेकिन ये सारा जो टैक्स है वो कौन दिया है, वो कंज्यूमर दिया है। तो कंज्यूमर 14,000 का सामान खरीद रहा है, लेकिन 840 वो दो बार, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, यानी कस्टमर टोटल, ये इसको अगर आप ऐड करें तो ये आएगा 1680, 1680 रुपीज़। तो कस्टमर को वो सामान इतने में पड़ा। एक बार और समझ लीजिए पूरा एक साथ, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट है सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है कि मैन्युफैक्चरर ए है, उसने एक सामान सेल किया 12,500 में, तो वो 12,500 का 6% दो बार, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी के रूप में डीलर से ले लेगा, अपनी जेब से नहीं देगा, डीलर से लेके गवर्नमेंट के पास पहुंचा देगा। डीलर जो उस सामान को, वॉशिंग मशीन को 12,500 में खरीद रहा है, वो ये 780 वही दिया है, इनपुट जीएसटी वो इतना दे दिया है मैन्युफैक्चरर को, और कहा है पहुंचा दीजिएगा गवर्नमेंट के पास। तो 1560 वो दिया है, इसको वो वसूल करेगा कस्टमर से।
1500 की प्रॉफिट लेकर वो वॉशिंग मशीन सेल करना चाह रहा है, यानी वो वॉशिंग मशीन सेल करेगा 14,000 में। अब 14,000 में जब कस्टमर वॉशिंग मशीन खरीदेगा तो उस 14,000 का 6% CGST देगा और 6% SGST। अब कस्टमर तो देगा इतना, लेकिन ये गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचाएगा? 840 जो पाएगा उसमें से अपना 780 निकाल लेगा, जो बाकी 60 रुपीज़ बचा वो गवर्नमेंट के पास पहुंचा देगा, और ये भी अपना और SGST भी 60 रुपीज़ पहुँचा देगा। कंज्यूमर को, कस्टमर को वो सामान कितने में पड़ा? 14,000 का वॉशिंग मशीन था और दो बार टैक्स लगा 840 का, तो कंज्यूमर उस वॉशिंग मशीन को 15,680 में खरीदेगा। अब देखा जाए कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, डीलर बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया, तो आप यहाँ पे देखिए जो डीलर बी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है 60 रुपये। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 60, यहाँ पर आपको लिख देना है ₹60। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो पूछ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला। तो स्टेट गवर्नमेंट को पहले मिला था 780, मैन्युफैक्चरर दिया था, और बाद में मिला था 60 जो कि डीलर दिया था। डीलर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है 60, तो पहले 780 और बाद में 60, तो स्टेट गवर्नमेंट को मिला 780 प्लस 60, यानी स्टेट गवर्नमेंट को टोटल 840 टैक्स के रूप में मिला है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, तीसरा और लास्ट, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन के लिए कंज्यूमर कितना दिया है? 15,680। तो आपको थर्ड पार्ट का आंसर लिख देना है ₹15,680, और ये भी रुपीज़ और ये भी रुपीज़, ये सब रुपीज़ में है। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 60, दूसरे का 840, तीसरे का 15,680। एक बार में ना समझ में आए तो बार बार वीडियो देखिए, कोई बहुत टफ तरीके से आपको नहीं बता रहे हैं, अपने तरफ से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म से आपको बता रहे हैं, इस उम्मीद पर कि आपकी बढ़िया से बढ़िया तैयारी 10th क्लास की होगी। अब जो है यहीं 5th तक, मतलब 3rd 4th 5th, ये 3 एग्जाम्पल आप लगाइए और अगली वीडियो में आपको आगे की चीज़ बताएंगे।